हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सिलेबस जो दिया गया उसमें साइंस के टॉपिक दिए गए, आपको इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ना और इन सारे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो इन सारे टॉपिक को आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। क्योंकि आप सबको पता है सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सिक्वेंस में आज हम आपको जो 11 टॉपिक है, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की, मैथ की, हिंदी की, ईवीएस की, ईवीएस पेडागोजी, एसएसटी सारी क्लासेस चल रही हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपका टॉपिक जो प्राकृतिक संसाधन। पहले आपको पढ़ेंगे इस वीडियो में कि संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, फिर ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। क्योंकि मैं आपको क्या करती हूँ इस वीडियो में आपके जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इमेज हैं, वो सब लगा के समझाती हूँ। और इसके अलावा इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे भी समझाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। सरल शब्दों में समझे तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए उन्हीं को तो हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है प्रकृति से मिलती हैं। जैसे क्या मिलता है हमें, हवा, पानी, जल और ये बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमें किससे मिल रही, प्रकृति के द्वारा ही तो मिल रही। अन्न है, खाद्यान्न है, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिल रही हैं। और प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त हैं उससे हम बोलते क्या है, उस संसाधन को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन भी आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है सीमित संसाधन, दूसरे क्या होते हैं असीमित संसाधन। जैसे आप सबको पता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या ऐसे होते हैं कि एक निश्चित समय तक वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं सीमित संसाधन। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो क्या पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में मौजूद हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं असीमित संसाधन। जैसे सीमित संसाधन इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वन्य जीव। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे वन्य जीव क्या हो रहे हैं, उनका संरक्षण करना पड़ रहा है क्योंकि वो विलुप्त हो रहे हैं। जैसे आपको पता है IUCN क्या होती है, रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में क्या करते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति के जीव हैं उनकी एक सूची जारी की जाती है, फिर उनको संरक्षण दिया जाता है। कैसे स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है पादप। जैसे बहुत सारे पादप हैं, कोयला, पेट्रोलियम। जैसे आप सबको पता है कि पेट्रोलियम का भी एक निश्चित स्रोत है और धीरे धीरे क्या और इसका लगातार दोहन होने से खत्म हो सकता है। ये सारे संसाधन जो एक लगातार दोहन के पश्चात एक समय में खत्म हो सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं सीमित संसाधन बोलते हैं। अब दूसरा आपका क्या होता है असीमित संसाधन। असीमित संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिसका क्या प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पर्याप्त भंडार हो, उन्हें आप क्या बोलेंगे असीमित संसाधन। जैसे वायु, वायु का क्या है प्रकृति में बहुत ज़्यादा भंडार है। ऐसा तो नहीं कि आपने सुना होगा कि हवा खत्म होने वाली, ऐसा होता है नहीं। आप सुनते हैं ना कि पेट्रोलियम का कम प्रयोग करो, ज़्यादा दोहन से खत्म हो सकता है। वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब आपके क्या असीमित संसाधन है। इसीलिए अब क्या होता है ऊर्जा के लिए क्या करते हैं हम, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के पर बल दिया जाता है। क्योंकि क्या ये ऊर्जा का क्या असीमित संसाधन, इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब के बारे में स्रोतों में विचार करना चाहिए कि इन सब का भी विद्युत ऊर्जा के स्थान पर जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए प्रमुख आपके जो प्राकृतिक संसाधन एक एक के बारे में उसमें पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायु। जैसे आप सबको पता है कि वायु किसी भी मानव के लिए या किसी भी इंसान के जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक होती है। क्योंकि कोई भी सजीव वो श्वसन तो करता है। अब श्वसन के लिए क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही आपकी क्या होती है, श्वसन होती है। तो हमारे जो वायुमंडल में ऐसा तो नहीं कि जैसे मनुष्य क्या लेता है श्वसन में, ऑक्सीजन लेता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर में वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, बहुत सारी अलग अलग गैसें हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वायुमंडल होता क्या, क्योंकि ये सारी गैसें हैं कहाँ पे, तो सारी गैसें वायुमंडल में विद्यमान है।
कह रहा पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर तक अदृश्य गैसीय आवरण उपस्थित होता है, जिसे आप बोलते हैं क्या, वायुमंडल। कह रहा हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर क्या होता है, कई किलोमीटर तक एक अदृश्य गैसीय आवरण है, गैसों का आवरण है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है कि जैसे कह रहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, दूसरी गैस, ये गैस मुख्यतः किसमें पाई जाती है, आपके वायुमंडल में। जैसे नाइट्रोजन कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो जैसे आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन लगभग 21%, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन गैस या कुछ जल वाष्प होता है, धूल के कण होते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपके किस में पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में पाई जाती हैं। आप चलिए पढ़ लेते हैं इनकी मात्रा कितनी कितनी है। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ऑक्सीजन आपकी 21%, कार्बन कितने परसेंट, 0.93% कार्बन लगभग में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.03% आर्गन पाई जाती है आपके वायुमंडल में। और आपका जो वायुमंडल वो 5 परतों में विभक्त है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतों में क्या है, आपका वायुमंडल विभक्त है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वायुमंडल की परत नहीं है, तो आपको ये 4-5 क्या है, वायुमंडल की परत है। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो परत नहीं होगा। तो कौन कौन सी परत होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल। अब चलिए पढ़ लेते हैं वायु प्रदूषण। जैसे आपने पढ़ा वायु के बारे में, वायु का एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण की आप सब समस्या के बारे में सुनते रहते हो, तो आपको पता नहीं चल प्रदूषण होता है क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, किन कारकों से होता है। क्या वायु में एक निश्चित अनुपात से अधिक अवांछनीय पदार्थ मिल जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। अब वायु में निश्चित अनुपात क्या, जैसे आपने अभी पढ़ा वायुमंडल में क्या हो रहा है, एक निश्चित अनुपात है गैसों का, निश्चित अनुपात। जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%। इसी प्रकार एक निश्चित अनुपात में अगर कोई चीज़ कम हो रही है या कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वायु प्रदूषण कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड CFC, ये सब क्या प्रमुख वायु प्रदूषक है। जैसे आपको पता है कि फ्रिज, AC, इन सब से क्या होता है, फ्रेन गैस निकलती है, जो क्या करती है, वायु प्रदूषण करती है। व्हीकल्स, वाहनों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाले धुआं, ये सब चीज़ किस लिए क्या करते हैं, वायु प्रदूषण ही तो करते हैं। तो इस सब में कौन से गैसें होती हैं, आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, फ्रेन, ये सारी प्रमुख गैसें हैं जो क्या करती है, वायु प्रदूषण करती हैं। अब चलिए आप पढ़ लेते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपने रोड में, हाईवे वगैरह में नॉर्मल वे पे देखा होगा इतना ट्रैफिक होता है, तो इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाहनों से धुआं निकल रहा होता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। जिस तरह से आप ये इमेज देख सकते हैं। और कुछ रोग पूछ सकता है, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि शीशे से कौन सा रोग हो जाता है व्यक्ति को, शीशे से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शीशे से कौन सा रोग होता है, तो शीशे से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका की कार्यकी कैसी होती है, ये सब जब मैंने आपको मानव कार्यकी पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में समझाया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु से सूचनाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है किसके के द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होती है। ये सब चीज़ें मैंने मानव कार्यकी वाले चैप्टर में आपको डिटेल से समझाई थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। अब कह रहे कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है, श्वसन व हृदय संबंधी रोग हो जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैडमियम से कौन सा रोग हो जाता है, तो हृदय या श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, किससे, कैडमियम से हो जाते हैं। और भोपाल में 1984 में मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत पैमाने पे लोग बीमार हुए थे। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, तो कई बार ऐसे नाम पूछ सकते हैं, तो कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। उसमें कई बार मेथाइल आइसोसाइनेट को क्या करते हैं, शॉर्ट में मिक करके पूछ सकते हैं कि मिक का रिसाव किस कंपनी में हुआ था या कहाँ पे हुआ था। इसे क्या होता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब जैसे आप सब पढ़ते हैं कि ओजोन परत के बारे में, आपने सुना होगा कि ओजोन परत में क्षय हो रही है, तो किसके कारण होती है,
जैसे सीएफसी, फ्रेऑन, ये सारी गैसें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे ओजोन परत में क्षय हो रही है। अब ओजोन परत में क्षय होने से मानव को क्या नुकसान है? ओजोन परत में क्षय होने से क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगती है। जैसे आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, ओजोन परत क्या करती है, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन जब ओजोन परत में क्षय होने लगता है तो क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी में आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति क्या होता है, त्वचा संबंधी कैंसर या अलग अलग रोग हो जाते हैं। अब आपके पूछ सकते हैं यूवी किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है, यूवी-ए, यूवी-बी, यूवी-सी, ये 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, ये किसका वायु प्रदूषण का कारण है। और स्वचालित वाहनों के कारण वायु प्रदूषण, जैसे आपको पता है जो व्हीकल्स है ये बहुत बड़े मात्रा में धुआं का उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब चलिए वायु प्रदूषण कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा भी होती है। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि एसिड रेन हो जाती है, लवण वाले चैप्टर में जब पढ़ा था तो आपने उस टाइम पे एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा था। ये जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ताजमहल का पीला पड़ना, ये भी किसके कारण है, वायु प्रदूषण के कारण ही है। कि आपको पता है ताजमहल के जो संगमरमर हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, किसके कारण हो रहा है, तो वायु प्रदूषण के कारण। अब चलिए हम अगला प्राकृतिक संसाधन पढ़ लेते हैं, जल। जिस प्रकार आपको पता है कि वायु के बगैर मानव को जीवन नहीं संभव, उसी प्रकार जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बगैर किसी का भी जीवन संभव नहीं है। आप मानव की बात कर लें तो उसे प्रति अपने दिनचर्या की कोई भी काम देख लें, उसमें क्या होता है, हमें जल की आवश्यकता है, पादप को जल की आवश्यकता है, कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, या अलग अलग कामों के लिए क्या होता है, हमें जल की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, सागरों और महासागरों के जल के द्वारा घिरा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि जलों में क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं गंगा नदी का एक इमेज आपके एनसीईआरटी की बुक में है, या किसी नदी का क्या करते हैं, बहुत सारा कचरा ऐसे फेंक देते हैं, या फैक्ट्रियों के द्वारा निकला हुआ जल का ऐसे बहा देते हैं, या बहुत ज़्यादा नाला वगैरह का पानी नदियों में छोड़ देते हैं। उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। या हमारे जैसे हिंदू परंपरा में क्या होता है, अस्थियों का या अलग अलग चीज़ों, पुष्प का, शव को विसर्जन कर देते हैं, जिससे भी क्या हो रहा है, जल नदियों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो जाता है। अब जैसे जल चक्र होता है, स्थल मंडल से वायुमंडल से होते हुए क्या होता है, जल चक्र, वाटर साइकिल का निर्माण होता है। जैसे आप सबको पता है कि जल कैसे होता है, जैसे पहले बादल बने, ठीक है, बादल बनने से बारिश हुई, बारिश होने से क्या होता है, जो तालाब में, नदियों में जल एकत्रित होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो क्या होता है, जल धीरे धीरे क्या होता है, उसका वाष्पन होता है, वाष्पन होने से धीरे धीरे क्या होता है, बादल निर्माण की प्रक्रिया पुनः होती है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। और जल क्या, जल आपका एक सार्वत्रिक विलायक है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस, तो हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में इसकी इमेज दी हुई है कि हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 22 मार्च को। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं जलीय प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जल प्रदूषण होता कैसे है, आपने पढ़ा कि नदियों में अलग अलग चीज़ों के प्रवाह होने से जल प्रदूषण हो रहा है। अब कई बार इनसे रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कहते हैं अगर जल में फ्लोराइड है, जिस जल का आप सेवन करते हैं पीने के लिए, अगर उस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा, तो फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से व्यक्ति को फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो पारा की अधिकता से व्यक्ति को मिनीमाता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। और जल में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। क्योंकि जब जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ये HB आपके बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है इससे क्रिया कर लेती है, जिससे क्या होता है, प्रवाह होने में दिक्कत होती है और व्यक्ति को क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि इन पॉइंटों को आप बिल्कुल याद ही रखिएगा। मैं अपने PDF में जो पॉइंट हाईलाइट करती हूँ आपको बिल्कुल उन्हें याद ही रखना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूछ सकते हैं कि जल में पारे की अधिकता से क्या होता है, कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है
कि औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। जिससे क्या होता है, औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है उसका प्रभाव भी क्या करते हैं, नदियों में कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जल और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसलिए कह रहे जो नियम बनाए गए पहले तो हमें उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि क्या हो, सीधे ही नदियों तथा झीलों में ना प्रवाहित किया जाए, ना बहाया जाए। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए। कह रहे पहली बात तो क्या हो ना, व्यक्तिगत पर्सनली हमें क्या करना चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए। जब आवश्यकता ना हो तो बहुत ज़्यादा जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी कह रहे अगर इंडस्ट्री वगैरह में हो तो हमें क्या करना चाहिए, जल उपचार संयंत्र लगते उनको लगवाना चाहिए। इसके अलावा आपके जो आर है इनका पालन करना चाहिए। कई बार पूछ सकता है कि ये आर कौन कौन से होते हैं। पहला आर क्या होता है, कम उपयोग मतलब रिड्यूस। दूसरा रीयूज पुनः उपयोग। तीसरा क्या होता है, पुनः चक्रण रिसाइकल। और अगला कौन सा होता है, प्राप्त करना रिकवर। और अगला कौन सा होता है, उपयोग ना करना रिफ्यूज करना। ये आपका क्या होता है कि इन आर का हमें पालन करना चाहिए और हमेशा हमें डेली लाइफ में इन सब का पालन करना चाहिए। अब चलिए अगला हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ लेते हैं, मृदा के बारे में। मृदा क्या होती है, मृदा की जो पृथ्वी होती है उसके ऊपरी परत की जो उपजाऊ परत होती है उससे क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है आपसे पूछ सकता है। तो चट्टानों के भौतिक, रासायनिक व जैविक अपक्षय से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जैसे आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा, उनका कई बार क्या होता है, अपक्षय होता रहता है। कई बार भौतिक कारणों से, रासायनिक कारणों से उनका धीरे धीरे अपक्षय होता रहता है और वो जो अपक्षय होता है इससे धीरे धीरे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो कई बार पूछ सकते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस किसको कहते हैं, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका किसको बोलते हैं, तो परिच्छेदिका का तात्पर्य क्या होता है, प्रोफाइल। किसका है, मृदा आपकी जो होती है अनेक परतों से बनी होती है। इनको जानने के लिए परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, यही आपको क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका या कहते हैं मृदा प्रोफाइल के बारे में। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में एक इमेज की दी गई है जिसमें मृदा के बारे में बताया गया कि सबसे पहले निचली परत पे क्या होता है, बजरी होती है। फिर आपका क्या होता है, बालू, फिर मृतिका, फिर जल, फिर ह्यूमस। ह्यूमस को सरल शब्दों में आप क्या बोलते हो, नमी भी बोलते हो। जैसे आपको पता है विश्व आर्द्र सम्मेलन होता है, ये सब किससे, ह्यूमस से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको पता है कि मृदा की सबसे ऊपरी परत में क्या होता है, ह्यूमस होता है। उसके पश्चात जल, जल के पश्चात क्या और मृतिका होती है। उसके पश्चात बालू और सबसे निचली सतह पे क्या होता है, बजरी होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कोई किसी स्थान पे अम्लीय मृदा है तो वहाँ पे उगने वाली वनस्पतियों को क्या बोलेंगे, अम्लीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पतियों को ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है कि जो वनस्पतियाँ अम्लीय मृदा में उगती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, ऑक्जेलोफाइट्स। लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट्स कहते हैं। और बालुई, जिस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे जो आपकी वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती है उन्हें आप क्या बोलते हो, सैमोफाइट्स कहते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि अम्लीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोफाइट्स। लवणीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट्स। बालुई मृदा में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या बोलते हैं, सैमोफाइट्स। इन पॉइंटों को याद रखना है क्योंकि एक आध बार आपके सीटेड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यह पूछ सकते हैं कि चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या बोलते हैं, तो चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। इस तरह से इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मृदा के बारे में और पढ़ेंगे। इसके अलावा खनिज संसाधन क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए। हमारे चैनल पर सीटेड एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही, सीडीपी के शॉर्ट रिवीजन क्लासेस चल रही, प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस, ईवीएस थ्योरी क्लासेस, एनसीईआरटी बेस्ड, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी क्लासेस देखते रहिए, रेगुलर पे नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या होता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।